जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अननोन सिक्स विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत तो इस केस के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। अगर नहीं सुना है तो भी हम इस केस के बारे में आज शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी जानेंगे कि इस केस में क्या हुआ। तो इस केस की कहानी शुरू होती है 2019 में। श्रद्धा का परिवार पालघर में रहता था और आफ्ताब का परिवार वसई में। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए होती है। वहाँ उनकी बातें होती हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर श्रद्धा जॉब के लिए मुंबई आ जाती है। आफ्ताब भी मुंबई आ जाता है। दोनों एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है और दोनों के दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। वहाँ उनकी और बातें होती हैं, बातें बढ़ती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग क्यों रहना और फिर दोनों मिलकर के मलाड में एक किराए का कमरा ले लेते हैं और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, फिर श्रद्धा अपने घर वालों को बताती है कि वो आफ्ताब से प्यार करते हैं और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। लेकिन घर वालों को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती और घर वाले इस बात से सीधा मना कर देते हैं। पिताजी सीधा मना करते हैं कि नहीं, आप आफ्ताब से दूर रहो। लेकिन श्रद्धा नहीं मानती। श्रद्धा कहती है कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का खुद अधिकार है और मैं आफ्ताब के ही साथ रहूँगी। और वो घर पे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है और आफ्ताब के पास लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। कुछ समय बीतता है। अब बात 2020 की है। कोरोना आ जाता है। श्रद्धा की माँ को कोरोना हो जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। श्रद्धा आती है अपने घर। पिता से थोड़ी बहुत बातचीत होती है लेकिन वो उतना ज़्यादा बात नहीं करती और फिर वो वापस आफ्ताब के पास आ जाती है। समय बीतता है। आफ्ताब और श्रद्धा के भी झगड़े होने लगते हैं। रीजन कि आफ्ताब ना ही कुछ कमाता था और ना ही कहीं से पैसे लाता था। सारी डिपेंडेंसी जो है श्रद्धा के ऊपर थी। श्रद्धा कमाती भी थी, घर भी चलाती थी और सारा सब कुछ श्रद्धा ही करती थी। तो इन्हीं बातों को लेकर के इनके बीच में आपस में झगड़ा होता रहता था। तो एक बार श्रद्धा को आफ्ताब ने 23 नवंबर 2020 को काफ़ी बुरी तरह से पीटा था, जिसकी मार की वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसे अपने दोस्तों का सहारा लेना पड़ा था और उस दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। 23 नवंबर को ही उसके दोस्त फिर श्रद्धा को पुलिस स्टेशन लेकर गए जहां उसने रिपोर्ट लिखाई और 23 नवंबर 2020 की उस रिपोर्ट में बाकायदा श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब उसे मारता पीटता है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे गला घोटकर मार देगा और मेरी लाश के टुकड़े करके फेंक देगा। और 1.5 साल के बाद आफ्ताब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तो आफ्ताब ने उससे माफ़ी मांगी और इमोशनली ब्लैकमेल किया कि अगर वो उससे माफ़ नहीं करेगी और उसके पास लौट कर नहीं आएगी तो वो जान दे देगा। इसलिए श्रद्धा लौट कर उसके पास फिर से चली जाती है। बाद में उसके बीच झगड़े कम नहीं होते, एज यूजल झगड़े चलते रहते हैं। श्रद्धा चाहती थी कि आफ्ताब उससे शादी कर ले लेकिन आफ्ताब हर समय टाल देता था। लेकिन आफ्ताब को ये पता था कि अगर श्रद्धा को ये बात पता चल जाएगा कि वो उसे शादी नहीं करेगा तो उसे पक्का छोड़कर चली जाएगी। आफ्ताब उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था और उसे शादी भी नहीं करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए, इसलिए आफ्ताब ने उसे मारने का प्लान। श्रद्धा लगातार उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। धीरे धीरे आफ्ताब को ये यकीन हो गया था कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी और वो यह बात कभी नहीं चाहता था। इसीलिए उसने श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया। साल 2022 आ गया। उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी। मई 2022 आ गया था। आफ्ताब ने श्रद्धा को कहा कि चलो तुम्हें हिमाचल घुमाकर लाता हूँ। श्रद्धा को घूमने का बहुत शौक था। वो तैयार हो गई हिमाचल जाने के लिए। आफ्ताब प्लानिंग तो हिमाचल में ही मारने की कर रहा था लेकिन उसने वहाँ पे मौका मिला नहीं। एक्चुअली वो चाहता था कि हिमाचल में ही उसको हिल्स वगैरह या पहाड़ वगैरह से कहीं से भी उसे धक्का दे देगा और वो वहीं पर गिर के ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता तो उस पर कोई इतना शक भी नहीं करता। वो सीधे ब्लेम कर देता कि हाँ, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई, तो वो वहाँ पर बच भी सकता था। लेकिन उसे वहाँ पर ऐसा कोई मौका नहीं मिला। आफ्ताब श्रद्धा को वहाँ तो नहीं मार पाता है लेकिन वहाँ पे उसे एक शख्स मिलता है, बद्री। बद्री बताता है कि वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के छतरपुर के पहाड़ी इलाके का। तो आफ्ताब उससे उस लोकेशन के बारे में सारी चीज़ें पूछता है तो उसे ये महसूस होता है कि ये जगह उसके काम को अंजाम देने के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि वो जो जगह थी वो मेहरलू जंगल के जस्ट पास थी, बहुत सुनसान इलाके में वो लोकेशन थी। तो फिर आफ्ताब श्रद्धा को कन्विंस करता है कि क्यों ना हम दिल्ली ही रुक जाए, क्योंकि उनका सीधा प्लान था हिमाचल से डायरेक्ट मुंबई जाने का। लेकिन वो श्रद्धा को बोलता है कि हम पहले दिल्ली जाएंगे फिर दिल्ली से हम मुंबई जाएंगे। जब वो दिल्ली जाता है कुछ दिन वो होटल वगैरह में स्टे करते हैं। फिर वो श्रद्धा को ये कन्विंस करता है कि हम मुंबई में हमें तो कोई हमारा है नहीं, तुम्हारी भी अपनी फैमिली से बनती नहीं है, मेरी भी फैमिली का उतना कोई इंटरवेंशन होता नहीं है, तो हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी यहीं से स्टार्ट करें। श्रद्धा इस पर रेडी हो जाती है और वो श्रद्धा को मना लेता है। उसके बाद फिर वो बद्री से बात करता है कि हमें एक रूम दिला दो। बद्री उन्हें एक रूम दिलाता है छतरपुर इलाके में और वो 15 मई को उस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आफ्ताब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। 15 मई को वो उस कमरे में शिफ्ट होते हैं और 18 मई को करीब रात के 8 से 10 के बीच में वो श्रद्धा की छाती पर बैठ करके उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है।
इस तरह से श्रद्धा का वो मर्डर कर देता है और बॉडी को ले जाकर वो वॉशरूम में रख देता है। उसके बाद वो आराम से आता है, जोमेटो से ऑर्डर करता है, खाता है, पीता है और सो जाता है जैसे कि कहीं कुछ। अगले दिन आफ्ताब सुबह उठता है और वो बाज़ार जाता है। वहाँ से वो 300 लीटर की एक फ्रिज और कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स और एक काटने के लिए आरी खरीद कर ले आता है। और जब घर आता है तो फिर वो बॉडी के टुकड़े करना शुरू कर देता है। तो एक बार में तो सारे बॉडी के टुकड़े कर नहीं पाता वो, तो वो क्या करता था कि फ्रिज से उसने सारे ट्रे निकाल दिए थे और बॉडी को उसने वापस से जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स है उसको फ्रिज में वापस से वो डाल देता था और जो टुकड़े किए थे उसने उनको पैकेट्स में भर करके फ्रिज में रख देता था। इसी तरह उसने 2 से 3 दिन में बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए और उन सारे पैकेट्स को वो फ्रिज में रख दिया था उसने। और गर्मी का मौसम था, उससे ये डर था कि कहीं स्मेल वगैरह ना आए, तो अगरबत्ती वगैरह और परफ्यूम्स का यूज करता था रूम में। उसके बाद वो 22 मई की रात को उसने पहली बार जो है कुछ टुकड़ों को बैग में भरा और उन्हें डिस्पोज करने के लिए वो निकल पड़ा। और उसने पहला टुकड़ा 22 मई की रात 2 बजे को उसने मेहरौली के जंगलों में फेंका। उसके बाद फिर वो वापस घर पे चला आया। अब ये सिलसिला उसका चलता गया क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो बेखौफ होकर टुकड़ों को जाकर फेंक आता था। और उसके बाद उसने जब 5 जून को उसने आखिरी टुकड़ा फेंका था। 5 जून को उसने आखिरी टुकड़ा फेंका था। उसके बाद वो आता है और घर पे कुछ एसिड और केमिकल की हेल्प से घर की पूरी सफाई करता है ताकि कोई भी सबूत रह ना जाए। और फिर वो उसी घर में बेखौफ होकर रहने लगा। वैसे भी उसे कोई रोक टोक तो था नहीं वहाँ पर। श्रद्धा के मर्डर के पहले भी उसकी डेटिंग ऐप पे वो बहुत एक्टिव था, उसकी और भी लड़कियों से बात होती थी। तो उसने उस डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को अपने घर पर बुलाया, जबकि उस वक्त श्रद्धा की पूरी बॉडी डिस्पोज भी नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, वो श्रद्धा के मर्डर के बाद उसके फ़ोन पर एक्टिव हो गया क्योंकि श्रद्धा के बहुत सारे दोस्त भी वहीं पर थे जो उसे मैसेजेस करते थे। तो उन्हें शक ना हो इसलिए वो श्रद्धा के फ़ोन पर जितने भी मैसेजेस आते थे उन सब पर श्रद्धा बन करके रिप्लाई करता था। और ये सिलसिला करीब जून से जुलाई तक चलता रहा। बाद में उसने जुलाई के बाद ये सब बंद कर दिया। तो उसके दोस्तों को लगा कि श्रद्धा काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं है। जुलाई तक तो एक्टिव था, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त सितंबर के बाद उसके दोस्तों को ये लगा कि काफ़ी दिनों से श्रद्धा ने कोई मैसेज वगैरह किया नहीं है। तो दोस्तों को डाउट हुआ कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उन्हीं में से उनका एक दोस्त था जिसकी श्रद्धा से अक्सर बात हो जाया करती थी। तो उसने ये बात जो है श्रद्धा के भाई को बताई कि श्रद्धा से मेरी फ्रिक्वेंटली बात हो जाती थी, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से मेरी कोई बात नहीं हुई है। तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है श्रद्धा का जिससे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ? तो उसके भाई ने बोला नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। और श्रद्धा के भाई ने फिर यही बात अपने पापा को बताई। तो जब श्रद्धा के पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने भी नोटिस किया था कि हाँ काफ़ी टाइम से श्रद्धा एक्टिव नहीं है। एक्चुअली श्रद्धा के पिता की श्रद्धा से ज़्यादा बात होती नहीं थी, लेकिन वो उसका हालचाल उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ले लेते थे कि श्रद्धा पोस्ट जो भी पोस्ट करती थी उनसे ये पता चल जाता था उन्हें कि हाँ बेटी सही सलामत है, यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। उन्हें इस चीज़ का एहसास रहता था कि ठीक है बेटी सही है, क्योंकि वो ऑनलाइन थी। लेकिन काफ़ी टाइम 2.5 महीने से उन्हें भी ये सारी चीज़ें नहीं उन्होंने नोटिस की कि काफ़ी चीज़ें अपडेट नहीं करी है, कुछ भी उसने अपडेट नहीं किया 2.5 महीने से। तो उन्हें भी चिंता हुई इस बात की और उन्होंने पुलिस में जाकर के कंप्लेन करी। तो महाराष्ट्र पुलिस ने नॉर्मल तहकीकात की और आफ्ताब को बुलाया, उनसे पूछताछ की। तो आफ्ताब ने सीधा बताया कि वो अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है, मुझे छोड़कर। रूम से वो कुछ भी नहीं लेकर गई है सिवाय अपने मोबाइल के। तो पुलिस ने फिर उस केस को उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर जब श्रद्धा के पिताजी बार बार पुलिस के चक्कर काटते रहे तो नवंबर महीने में 9 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि एक मिसिंग रिपोर्ट है जो कि दिल्ली से मिसिंग है। आफ्ताब नाम के लड़के के साथ वो लड़की दिल्ली गई थी, उसके बाद से उस लड़की का कोई पता नहीं है। तो आप लोग पता कीजिए, दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वो वहाँ पे पहुँची आफ्ताब के पास। आफ्ताब को पकड़ा, उससे सख्ती से पूछताछ की। आफ्ताब ने पहले तो घुमाया, अपने स्टेटमेंट चेंज किया उसने। फिर पुलिस को आफ्ताब पे शक हुआ कि हाँ ये स्टेटमेंट चेंज कर रहा है तो ज़रूर कुछ डाउट है। उन्होंने और सख्ती बरती और आफ्ताब ने सब कुछ कबूल कर लिया कि हाँ उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। तो ये थी अब तक की अपडेट। सॉरी, पुलिस अभी भी सबूतों को ढूंढ रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है। मेहरौली के जंगलों में अभी छानबीन चल रही थी, वहाँ से उन्हें कुछ हड्डियाँ और कुछ रिमेनिंग चीज़ें मिली हैं। और उसके घर पे भी फॉरेंसिक टीम गई थी जिससे जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ से भी कुछ उन्हें सबूत मिले हैं। उन सब चीज़ों पे अभी रिसर्च चल रही है। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।